जमीन, जिस पर हम नंगे पांव चलते हैं, घर बनाते हैं, बज़ाहिर सिर्फ मिट्टी और पत्थर लगती है ना? लेकिन जरा रुकिए, हकीकत में इस मिट्टी के नीचे सदियों पुराने नादीदा कवानीन का एक पूरा जाल बिछा हुआ है। आज के इस जायजे में हम पाकिस्तान के ज़मीनी हकूक़ की उस पेचीदा दुनिया में उतरेंगे जो हमारी जिंदगियों को खामोशी से कंट्रोल करती है। जब हम किसी खूबसूरत वादी या खेत को देखते हैं जहां सूरज गुरूब हो रहा हो, तो वो बस एक दिलकश मंजर लगता है। लेकिन सच तो यह है कि जमीन का हर इंच एक निहायत ठोस और घने कानूनी ढांचे के अंदर जकड़ा हुआ है। ये कानून तय करता है कि इस मिट्टी का असल मालिक कौन है और इसके साथ क्या किया जा सकता है। तो आइए अपने इस सफ़र का नक्शा देखते हैं। हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। इस निज़ाम की जड़ें कहाँ हैं, ज़मीन के मुहाफ़िज़ कौन हैं, मलकियत की अक़साम क्या हैं, जायदाद आगे कैसे मुंतकिल होती है, किसानों के क्या उसूल हैं और आखिर में इस मलकियत की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। पहला हिस्सा, निज़ाम की जड़ें, सुल्तानीन से लेकर जदीद दौर तक। चलिए तारीख के उन गहरे पन्नों को पलटते हैं जिन पर हमारा मौजूदा निज़ाम खड़ा है। ये जानना वाकई हैरानकुन है कि इस बुनियादी निज़ाम का आगाज़ 13वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दौर में हुआ था। फिर 17वीं सदी में मुग़ल वज़ीर तोडर माल ने इसे मज़ीद निखारा, लेकिन इसे एक बाकायदा कानूनी शक्ल 19वीं सदी में ब्रिटिश राज ने दी। सच पूछिए तो आज 21वीं सदी की जदीद हुकूमत में भी हम तकरीबन उन्हीं सदियों पुराने उसूलों पर ही अमल कर रहे हैं। अब ये 25 का हिस्सा यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल ज़मीन के इस वसी निज़ाम को ठीक रखने के लिए एक निहायत अजीम काम होता है, जिसे बंदोबस्त यानी सेटलमेंट ऑपरेशन कहते हैं। और जानते हैं ये कब होता है? हर 25 साल में सिर्फ एक बार। इस दौरान पूरे ज़िले की ज़मीन की पैमाइश और मालिकियत का असर-ए-नौ रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा हिस्सा, ज़मीन के मुहाफ़िज़। तारीख से निकलकर अब ज़रा उन अफसरान की बात करते हैं जो ग्राउंड पर इन कवानीन को सच में नाफिज करते हैं। ये एक मुकम्मल नीचे से ऊपर तक का ब्यूरोक्रेसी का सीढ़ी नुमा ढांचा है। सबसे बुनियादी काम गांव की सतह पर पटवारी करता है, उसके ऊपर निगरानी के लिए कानून को होता है। फिर आता है तहसीलदार, जो तहसील का बॉस और माल की अदालत का हिस्सा है। और इस लैडर के सबसे ऊपर डिप्टी कमिश्नर बैठा है, जो पूरे जिला का सरबराह और हुकूमत का अहम तरीन नुमाइंदा होता है। और यहाँ हमारे पास देहाती निज़ाम का सबसे मशहूर किरदार है पटवारी, और उसका वो मशहूर ज़माना बस्ता। ये बस्ता बज़ाहिर सिर्फ एक कपड़े का थैला लगता है ना, लेकिन असल में ये ज़मीन के वसी रिकॉर्ड्स का एक अजीम मजमुआ है। ये इस पूरे निज़ाम की बुनियाद है जिसमें नस्लों की मलकियत के राज कैद होते हैं। आपको लगता होगा कि पटवारी सिस्टम में सबसे निचले दर्जे पर है तो उसका काम भी आम सा होगा। बिल्कुल नहीं, वो ज़मीन के रिकॉर्ड्स का मुहाफ़िज़ तो है ही। उसके साथ साथ मलकियत की तब्दीलियां दर्ज करना, फसलों का हिसाब रखना, सरकारी ज़मीन को कब्ज़ों से बचाना और यहाँ तक कि सैलाब या आफत की सूरत में इमदादी कार्रवाइयों में मदद करना भी उसकी जिम्मेदारी है। असल में वो देहाती निज़ाम का सबसे अहम मोहरा है। तीसरा हिस्सा, मलकियत की अक़साम, सरकारी, निजी और मुश्तरका। अब ज़मीन के मुहावज़ों के बाद ज़रा खुद ज़मीन की बात करते हैं कि कानून इस मिट्टी को किन हिस्सों में तकसीम करता है। कानून की नज़र में मलकियात का बुनियादी फ़र्क बहुत सीधा सा है। एक होती है काबिल हरकत जायदाद यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कटी हुई लकड़ी, फसलें या मशीनरी जिसे उठाकर कहीं भी ले जाया जा सके। और दूसरी होती है गैर मनकूला जायदाद, जिसे इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें ज़मीन, इमारतें और रास्ते के हुकूक शामिल हैं जो अपनी जगह पर जमे रहते हैं। ज़मीन के ज़्यादातर पेचीदा कवानीन इस दूसरी किस्म पर ही लागू होते हैं। अब यहाँ एक अहम लफ्ज़ आता है शामिलात। शामिलात गाँव की ऐसी मुश्तरका ज़मीन होती है जो आम मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे जानवरों को चराने के लिए, कब्रिस्तान के लिए या गाँव की मस्जिद के लिए। इसका कोई एक अकेले मालिक नहीं होता, बल्कि गाँव के तमाम ज़मींदार इसमें अपने रकबे की तनासुब से बराबर के हिस्सेदार होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अमली तौर पर समझने के लिए फ़र्ज़ करें गाँव की एक मुश्तरका ज़मीन पर पानी की सप्लाई का सिस्टम बनाया गया है। ये सिर्फ कानूनी कागजात की बात नहीं है। शामिलात वो सहारा है जिससे पूरा मुआशरा और ख़ानदान अपने रोज़मर्रा के बुनियादी मसाइल हल करते हैं। ये गाँव की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। चौथा हिस्सा, जायदाद की मुंतकिली। जायदाद हमेशा एक जगह या एक इंसान के पास ठहरी नहीं रहती। ये आगे बढ़ती है, चाहे फ़रोख्त के ज़रिए, विरासत से या फिर किसी तोहफ़े के तौर पर। विरासत जायदाद आगे पहुंचाने का सबसे अहम ज़रिया है। चूँकि पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन लागू हैं, इसलिए सुन्नी कानून विरासत के मुताबिक वारिसान के 3 वाज़े दर्जे हैं। पहले आते हैं मुकर्रर हिस्सादार, जैसे वालिदैन और बच्चे। उनके बाद
आसबा यानी रेजिडोरियस जो बाकी बचा हुआ हिस्सा लेते हैं, जैसे दादा या चच्चा। और आखिर में आते हैं जावियुल अरहाम जो दूर के खानदानी रिश्तेदार हैं। ये कानून तय करता है कि ज़मीन बगैर किसी झगड़े के अगली नस्ल तक कैसे पहुंचेगी। एक तरीका हिबा भी है जिसे हम आम जबान में तोहफा कहते हैं। हिबा का सीधा सा मतलब है अपनी जायदाद को फौरी तौर पर बगैर किसी कीमत के किसी और को दे देना। इसकी 3 लाजमी शराइत हैं: देने वाले का ऐलान, लेने वाले की मंजूरी और कब्जे का दे देना। और हाँ, एक बहुत दिलचस्प बात सुनिए। इस्लामी कानून के तहत मौत के करीब कोई शख्स अपनी जायदाद का सिर्फ 1/3 यानी 1/3 हिस्सा ही हिबा कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। खरीदो फरोख्त में एक बहुत ही मजे का उसूल हक़ शुफ़ा यानी प्रीएम्प्शन है। अगर कोई शख्स अपनी ज़मीन किसी बाहर वाले को बेच रहा हो तो पड़ोसी या मुश्तरका मालिक को पहला हक़ हासिल है कि वो उसे खरीद ले। इस बुनियादी उसूल का खालिस मकसद ये है कि किसी आबादी का माहौल ख़राब ना हो और कोई अजनबी आकर देहात का मुआशरती तवाज़ुन ना बिगाड़ दे। 5वां हिस्सा मुज़ारेइन के उसूल। अब हम उन लोगों की बात करते हैं जो अपना खून पसीना मिट्टी में बहाते हैं, फसल उगाते हैं, लेकिन उस ज़मीन की मालिकियत उनके नाम नहीं होती। ज़मींदार और किसान यानी मुज़ारे के दरमियान इख्तियारात का एक इंतहाई नाजुक तवाज़ुन मौजूद है जो 1887 के कवानीन के तहत चलता आ रहा है। मालिक को हक है कि वो फसल की तकसीम के वक्त वहाँ मौजूद हो और अपना तयशुदा किराया वसूल करे, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ारे के पास भी पूरे हुकूक हैं। फसल पर उसका हक है, अगर वो ज़मीन बेहतर बनाता है तो उसका मुआवजा ले सकता है, और सबसे अहम, उसे गैर कानूनी तौर पर बेदखल नहीं किया जा सकता। और मुज़ारे को ज़मीन से निकालना इतना आसान भी नहीं है। एक मालिक किसी मुज़ारे को सिर्फ तब बेदखल करवा सकता है अगर मुज़ारा ज़मीन का गलत इस्तेमाल करे, आम रिवाज के खिलाफ जाए या फिर अपना तयशुदा किराया अदा ना करे। और इस सब के लिए भी मालिक को बाकायदा अदालत माल से रुजू करना पड़ता है। वो अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। छोटा और आखिरी हिस्सा मलकियत की कीमत। भाई, जब ज़मीन से इतना मफाद और मुनाफा हासिल होता है तो रियासत भी तो अपना तयशुदा हिस्सा वसूल करेगी ना। ज़मीन पर कुछ लाजमी चार्जेस होते हैं जो अदा करने होते हैं। इनमें मालिया यानी लैंड रेवेन्यू, आबियाना यानी पानी का चार्ज, मुंतकली पर 2% स्टैम्प ड्यूटी और उश्र शामिल हैं। हैरत अंगीज़ बात यह है कि मालिया के इजाफे की एक सख्त आखिरी हद मुकर्रर होती है। सोचिए क्यों? ताकि किसानों की हौसला अफजाई हो और वो ज़्यादा टैक्स के दर से घबराने की बजाय अपनी मेहनत और आमदनी का ज़्यादा हिस्सा वापस अपनी फसल और ज़मीन पर लगा सकें। तो बात सारी ये है कि ज़मीन चाहे बज़ाहिर एक आम मिट्टी का ढेर लगती हो, लेकिन ज़मीन पर बनी हर इमारत, हर खेत, यहाँ तक कि इसमें बसती हर जिंदगी इस अजीम इदाराती ढांचे के असर में है। ज़मीन के हर छोटे से हिस्से पर सदियों पुराने कवानीन की वाज़े नज़र है जो ब्यूरोक्रेसी की शक्ल में मुसलसल काम कर रही है। तो आखिर में आप सबके लिए एक बड़ा अहम सवाल छोड़े जा रहा हूँ। क्या 13वीं सदी में बनने वाला यह ज़मीनी निज़ाम आज हमारी ज़िंदगी को मजबूती से जोड़े रखने का असल राज है, या फिर यह माजी की एक ऐसी भारी जंजीर है जो